मैं आस मोहम्मद कैफ और आप लोग देख रहे हैं कि जो चुनाव की सरगर्मियां पूरे देश भर में चल रही हैं, तो उस समय हम लोग नेताजी के साथ उनकी कार में होते हैं, उनकी कारगुजारी जानते हैं। आज हमारे साथ जो नेता हैं वो निश्चित तौर पर पूरे भारत में ना केवल एक बहुत शानदार पॉजिटिव सकारात्मक चर्चा की वजह हैं, बल्कि वो बहुत प्रेरणा भी बन चुके हैं। जहाँ से आए हैं, जैसे आए हैं, वो सब अब बहुत प्रेरक कथाएं जैसी हो गई है। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। नगीना अपने आप में जो है वो भारत में एक खास मकाम रखती है, खासकर दलित मुस्लिम एकता के लिए एक आइडेंटिटी रखती है। 70% यहाँ दलित मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और नगीना में आज हम दिन भर पूरे दिन हम उनके कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। शाम के 5 बजे होंगे और रमजान का महीना भी है और जिस गांव में भी वो जाते हैं वो कम से कम 2 कार्यक्रम जरूर करते हैं। सुबह से अब तक 10 से 12 कार्यक्रम कर चुके हैं और इनके साथी लोग बता रहे थे कि पूरी देर रात तक 12 बजे तक भी ये कार्यक्रम करते रहते हैं, कम से कम लोगों से मिलते रहते हैं। चंद्रशेखर भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कैफ भाई। चंद्रशेखर भाई, एक तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज दिन भर आपकी एक्टिविटी देखी, काफी बिजी है शेड्यूल। ये लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है, 5 विधानसभाएं हैं और हर विधानसभा का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है जी। और पॉपुलेशन के हिसाब से जो वोट है यहाँ 17.5 लाख वोट। मेरा ये प्रयास है कि हम सभी तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। पिछले 4 महीने से हम लोग लगातार यहाँ लगे हुए और 400 से ज्यादा मीटिंगें इंडिविजुअल मैंने गांव-गांव जाके कर ली है और आज हमारा पूरा संगठन बड़े पैमाने पे, हमारे लीडर, हमारे वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में हमारी बूथ कमेटी या हमसे जुड़े हुए लोग ना हो। खूब आनंद से हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला चुनाव है जो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि जितनी ताकत से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, यहाँ की टीम ने काम किया और हम लोगों ने मेहनत की है, वो मेहनत हमारी कामयाब इस बार होगी। चंद्रशेखर भाई, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यूँ तो आप पूरे भारत में ही, कहीं भोपाल में भी आपके 1 लाख लोगों की भीड़ हुई, रैली हुई थी, तो पूरे लोकप्रिय आप हैं, लेकिन फिर भी नगीना से ही चुनाव लड़ने का आपका जो डिसीजन है वो क्यों है? बेसिकली ये डिसीजन मेरा नहीं जी। पार्टी ने कई प्रदेशों की कई सीटों पे चर्चा की थी। हमारे यहाँ हाजीपुर और सासाराम से भी चुनाव लड़ने के लिए बिहार के प्रदेश की टीम ने हमारे यहाँ आवेदन किया था कि हमें लड़ना चाहिए। इसी तरह से राजस्थान से के भरतपुर से भी चुनाव लड़ने के लिए वहाँ की टीम ने हमसे अनुरोध किया था कि वो चाहते थे कि हम वहाँ चुनाव लड़ें। लालगंज में भी, आजमगढ़ के बराबर में लालगंज है रिजर्व सीट, वहाँ से भी चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूर्वांचल की सब टीम ने कहा था। और यहाँ से नगीना आज बिजनौर की जो टीम है, क्योंकि चुनाव बड़ा चुनाव है, साधन कम है, मैन पावर तो बहुत है, तो ये जो सीट है यहाँ बिजनौर में हमारे 8 जिला पंचायत विधानसभा के जिला पंचायत के चुनाव में जीते, सदस्य जीते, जिला पंचायत के सदस्य। वेरी गुड। तो यहाँ जब सारी चीजों का, सारे समीकरणों को, सारी चीजों को चेक किया गया तो पार्टी ने तय किया कि हम नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव लड़ाएंगे। तो जो पार्टी का आदेश हुआ मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मैं पार्टी का एक ईमानदार वर्कर हूँ, समर्पित वर्कर हूँ, पार्टी के आदेश का पालन करता हूँ। पार्टी का आदेश ये था कि हम पिछली बार भी चाहते थे कि आप यही लड़ो विधानसभा चुनाव, और फिर लास्ट टाइम जो है जो चीजें उसके बाद जो फैसले हुए उनके आधार पर वहाँ चुनाव लड़ा गया। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ चाहते हैं कि हमने इस क्षेत्र में मेहनत की है पिछले 1.5 साल से, हम यहाँ से आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो फिर मैंने इस बात को स्वीकार किया, जो पार्टी ने जो आदेश किया मैं उसका पालन करूंगा। और नगीना का अपना इतिहास भी है। नगीना से पहले भी जो है बहुत सारे आंदोलन कामयाब हुए हैं। पिछली बार यहाँ से जिस धरती ने जिन लोगों को प्यार समर्थन दिया वो बहुत बड़े बड़े मुकाम उन्होंने हासिल किए। यहीं से पहले हमारी बड़ी नेता 4 बार उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर भी बनी और सेंट्रल मिनिस्टर में बहुत बड़े बड़े नेता रामविलास पासवान जी, मीरा कुमार, तमाम यहाँ लड़ने के लिए आए। तो मैं तो पार्टी के आदेश का पालन करते हुए यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, 5 विधानसभाएं भी वही हैं, नूरपुर, नहटोर, धामपुर, नजियाबाद, 5 विधानसभाएं, नगीना 5 विधानसभा भी वही हैं जो बिजनौर का हिस्सा है। और वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी मीरा कुमार मायावती जी और रामविलास पासवान। मायावती जी को यहीं से पूरे भारत में सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीय राजनीति में एक आइडेंटिटी मिली थी, 1 लाख से ज्यादा वोट मिली थी। और आप जैसा आपको देख रहे हैं, हम दिन भर पूरी एक्टिविटी आपकी दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप चुनाव में सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि हर आदमी अपनी बड़ाई करता है, ये तो नगीना की जनता बता सकती है कि कौन आगे चल रहा है। आप देखो, कुछ लोगों को मीटिंग करने के लिए लोग भी नहीं मिल रहे और यहाँ कई घंटे हमें लेट हो जाते हैं जाने में, फिर भी रात को 12 बजे 1 बजे भी लोग मिलते हैं। और फिर शासन प्रशासन भी हमें बिस्तर रोकने का प्रयास कर रहा है, ये भी सबके सामने है। कल हमारे झंडे उतरवाए गए,
हमारी रैली को परमिशन नहीं दी गई। हमारे कार्यालयों पे जो है अधिकारी कर्मचारी जो है वो मुस्तैदी से खड़े थे। गाइडलाइन भी नहीं आई थी। जब हम पूछते कि परमिशन गाइडलाइन तो दे, तो गाइडलाइन भी उनके पास नहीं थी, लेकिन उनको चंद्रशेखर आजाद को डिस्टर्ब करना था, इसलिए पूरा प्रयास कर रहे थे। बराबर में जो रिक्शा जा रही है उसने अपने आप से देखो आजाद समाज पार्टी का, वो देखो पीछे आप देखें आजाद समाज पार्टी का कवर जो है जी लगाया वो उसने लगाया है। ये मोहब्बत जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके कमाई। एक मैंने नोटिस किया है चंद्रशेखर जी आपके कार्यक्रम में, जिन जिन गांव में मैंने विजिट किया है, कि ये मेरे पास है एक्चुअली ये पेन जो है वो इस पर लिखा है आजाद समाज पार्टी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके आप जो है वो वहाँ कार्य जो लोग आते हैं उनको आपने दिया है, तो क्या पेन देने के पीछे क्या कोई खास वजह? देखिए कई चीजें हैं। पहली बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र का पर्व है और मैं कलम की ताकत को समझता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हथियार के तौर पे वोट और कलम दी। जो इनका प्रयोग करना समझ गया वो फिर आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, मान्यवर काशीराम साहब भी अपनी सभाओं में जब समाज को समझाते थे इस देश की सामाजिक व्यवस्था के आधार पे कि हम इस देश में 85% लोग हैं और हम पे 15% राज कर रहा है, वो इस बात को समझाते थे। मैं उनकी कॉपी नहीं करता, इसलिए मैं उनके द्वारा कही गई बातों को नहीं कहता, क्योंकि वो हमारे गुरु भी हैं। तो आज भी ये स्थिति है कि 85% लोग इस देश में मुश्किल से 10% वेल्थ के साथ जी रहे हैं और इस देश की 90% वेल्थ पे 10% लोगों को कब्जा है। इस सामाजिक व्यवस्था को चैलेंज करने की हैसियत कोई भी नहीं दिखा पाया। अंग्रेजों ने इसमें थोड़ा सुधार किया था, फिर बहुत कुछ वो भी बदलाव नहीं कर पाए। अब इसमें बदलाव जो सबसे बड़ी इनको चोट लगी वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जिस संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, और उसी संविधान की वजह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने उस समय जनसंघ था, बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली, जिंदा बाबा साहब अम्बेडकर की, जो आज बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते ना बीजेपी के लोग, बाबा साहब का जयंती बनाते। इन्हीं लोगों ने, अब देखो इस सत्ता के लिए इनको पता है समाज डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति समर्पित है, तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा लेंगे जिन्होंने शव यात्रा निकाली। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि दुश्मन बहुत चालाकी से काम कर रहा है। वो हमारे लोगों को शराब बांटता है, पैसे बांटता है, कपड़े बांटता है, मिठाई बांटता है उनकी वोटों खरीदने के लिए, और हम अपने लोगों को कलम बांटते हैं ये बताने के लिए कि इसी कलम से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यही कलम की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे हमें मिले। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिस समाज ने, जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने एजुकेशन की पावर को, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जिसने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, उसी परिवार में जिसका नौकरी या रोजगार है, उसी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उसी परिवार की सामाजिक हैसियत मजबूत हुई और उसका सम्मान भी बढ़ा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं जब मुस्लिम समाज के लोगों में जाता हूँ उनसे भी समझाता हूँ। मैंने यहाँ भी कहा कि मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करके देश के सिस्टम का हिस्सा बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, सीईओ बनो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, जब पटवारी बनो, जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे तब तक आपके लिए कोई बात नहीं होगी। जब आप सिस्टम का हिस्सा होंगे तो फिर अगर कोई भी कहीं भी कुछ गलत होगा तो शायद आप उसमें रोकने में या उस पर कलम चलाने में आप समर्थ हो पाओगे, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। सरकारें भी बदलती है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसी विचारधारा का हुआ तो सरकार को भी जो है गलत साबित कर देता है। इसलिए जो है मेरा ये मानना है कि हमें एजुकेशन की पावर को समझना चाहिए और मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करके इस देश में हम लोग राजकाज में भी हिस्सेदार बने, और जो व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसके लिए भी हमारा प्रयास है कि लोगों तक बात जाए। एक मैंने एक बात और नोटिस की है दिन भर आपका एक्टिविटीज देखने के बाद में, कि हर गांव में आपके दो कार्यक्रम जरूर होते हैं। एक कार्यक्रम होता है मुस्लिमों के बहुल इलाके में, दूसरा होता है दलितों के बहुल इलाके में। दो कार्यक्रम हर गांव में आपके जरूर होते हैं। तो ये एक गांव में एक कार्यक्रम वाली थ्योरी भी हमको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं प्रत्याशी। आपके एक गांव में दो कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए इस थ्योरी के पीछे दो चीजें हैं जी। पहली ये कि मैं संयुक्त कार्यक्रम भी कर सकता हूँ, लेकिन वो जो गांव में की जगह है वो छोटी जगह है जी, छोटी जगह, जैसे गुरु घर है उसमें इतनी जगह है। और दूसरी बात है ना, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी कहते हैं, वो वहां भी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं एक प्रोग्राम हमें अपने लोगों में भी करना है। ओके, ये होता है ना एक्चुअली क्षेत्रों में। मगर मैंने आज ये महसूस किया वो कंपटीशन से नहीं करते। हाँ, उनका कहने का मतलब ये है कि जब आप उधर आगे हो तो यहाँ के लोगों को भी जो माए बहने नहीं जा सकते, स्पेशली सबसे बड़ा कारण मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, आज मुझे वो आपको हाथ हिला रहे हैं। आज मुझे उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हमारी पर्दा नसीन हमारी बहनें हैं वो जो वहाँ नहीं जा पाएंगी, वो यहाँ घरों पे छतों पे चढ़ के आसपास रह के आपको देख लेंगी, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम करके अपनी बात समझाओ, क्योंकि इनको समझाना बहुत जरूरी है। और जब तक हम अपने निशान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक वो हमें वोट भी देना चाहें और हमारा निशान उनके दिमाग में ना हमारा नया सिंबल है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनके जो दिलों के जज्बात हैं वो वोट की ताकत में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए हम जाके अपने चुनाव चिन्ह को
और अपनी बात को और आज के हालात को लोगों को समझाने का काम करते हैं। हाँ, अभी आपसे बातचीत हो रही है तो सिंबल का जिक्र आपने खुद ही कर दिया, तो मेरे पास एक सवाल आ गया। आपके जो दोस्त हैं हनुमान बेनीवाल, जो आपके साथ मिलकर के राजस्थान में चुनाव भी लड़े थे, आपके सहयोगी भी थे, वो आज ही इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। अच्छा, तो आपकी भी संभावना है कि आप भी दे अभी की इंडिया गठबंधन का आप सहयोगी बने, क्योंकि आपकी जो एंटी फोर्स है वो तो एक ही है। देखो मैं चाहता हूं, मैं आज के दौर के हालात को समझता हूं, इसलिए मैंने कहा कि हम ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ेंगे। हम पे भी पूरे देश में हमारा संगठन है लड़ने के लिए, हम पे भी हमने पार्टी लड़ने के लिए बनाई है चुनाव। हमने प्रयास सबकी भावनाओं को रोकते हुए हमने तय किया कि हम नगीना से आज के हालातों में लड़के बाकी इंडिया गठबंधन का साथ कर देके और भाजपा को रोकने का काम करेंगे। लेकिन अब आप समझो कि क्या परिस्थिति रही। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ अपनी भावुकता को जो अपने जो है झूठ को छिपाने के लिए कोई किस तरह की बातें करता है। यहाँ तो एक सूत्रीय कार्यक्रम ये था, मैंने पहले दिन से कहा, इंडिया गठबंधन के सारे लोगों से मेरी बात हुई, शरद पवार जी से भी हुई, कांग्रेस के लोगों से भी हुई, अखिलेश जी के यहाँ भी हुई, तमाम लोगों से बात हुई। मैंने सबसे कहा कि मुझे सिर्फ एक सीट लड़नी है, इसलिए क्योंकि जब मेरे ऊपर गोली चली तो किसी सदन में कोई आवाज नहीं उठी। जब मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चलने पे कोई सवाल नहीं पूछा जाता सरकारों से, न केंद्र की सरकार से, न स्टेट की सरकार से, वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो भाई मेरे लोगों के लिए कौन बोलेगा। अभी रामपुर मिल्क में गोली चली, एक 17 साल के नौजवान को जो पेपर दे के आया था उसका भेजा फाड़ते हुए गोली चली, पुलिस की गोली से मरा बाबा साहब के बोर्ड के ऊपर। आप बताओ किसको तकलीफ हुई। तो मुझे तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सब लोगों की फिक्र है, ईसाइयों की फिक्र है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो मैं अगर वहां जाके नहीं बोलूंगा पार्लियामेंट में तो मेरे लोगों की सुनवाई कौन करेगा। जिनका नेता नहीं होता उनकी बात भी कोई नहीं करता, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनका बल नहीं होता उनकी समस्या का हल नहीं होता। तो हम ये राजनीति यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए, तनख्वाह पेंशन के लिए थोड़ा कर रहे हैं। हम तो अपने लोगों की आवाज बनने के लिए कर रहे हैं कि जो उनके बुनियादी मुद्दे वो तो सुने जाए। आज किसान को देखो, कितनी बड़ी संख्या किसान की, लेकिन उसको 13-13 महीने आंदोलन करने पड़ते हैं। तो सरकार झूठे वादे करके उनको चलता कर देती है, फिर उनको एहसास होता है कि हम तो ठग गए। तो जब तक पार्लियामेंट में मजबूत आवाज नहीं जाएगी और सरकार से जवाब नहीं मांगी, तब तक सरकार क्यों सुनेगी। नगीना के लोग क्या मिला, नगीना तो बहुत लोग एमपी बनाए। आप ये देखो यहाँ क्या हुआ। यहाँ ना एक हॉस्पिटल है, मेरे दिल में है ये इच्छा कि एम्स जैसा हॉस्पिटल बने। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ रोजगार के साधन हो, कुटीर उद्योग लग के यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिले, यहाँ की जो बहन बेटियां हैं उनके लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बने। बहुत सारे प्लान है जो उनको रोजगार देने के प्लान है। जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बैकलॉग पे बात हो, प्रमोशन, रिजर्वेशन पे बात हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बीजेपी ने नीति से तो लागू करे। मैं तो SC ST OBC सबके लिए मांग रहा हूँ। तो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, आज हमारे पढ़ा लिखा कर्मचारी, अधिकारी भी परेशान है। बहुत कई अधिकारी ऐसे जिनको बहुत लंबे लंबे पोस्टिंग भी नहीं मिली, सिर्फ जाति की वजह से। तो जाति के आधार पर भेदभाव सारी सरकारें करती हैं। इसलिए हम तो अपना काम कर रहे हैं कि हम अपनी राजनीतिक ताकत बना के अपने लोगों की आवाज बनाएं और अपने लोगों की आवाज बना के जो जुल्म यहाँ हो रहा है, न्याय, उसको रोकने का काम करें, सरकारों को मजबूर करें कि वो इनकी खैर खबर ले। तो वो जो स्थापित ताकतें हैं वो आप इतना फ्लो में बोलते हैं, इतना अच्छा बोल लेते हैं, और आपके अंदर पे वो सब दर्द भी है, बाहर भी आता है, उसका संघर्ष भी दिखा है। तो कहीं उनको एंटी दलित तो एंटी माइनॉरिटी फोर्सेस जो हैं वो इसलिए तो आपको जाने से नहीं रोकना चाहती कि चले गए तो ये कुछ कर देंगे। अब फिर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे एक बयान याद आता है मौलाना सलमान अजहरी साहब जी, कि अगर इस्लाम को खत्म होना तो करबला में खत्म हो जाता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा कैसे बुझे, जिसको रोशन खुदा करे। जब मैं गोलियों से भी बच के यहाँ तक आ गया हूँ, तो जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली और मैं बच गया, उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उस कुदरत ने, उस प्रकृति ने मुझे चुना है यहाँ लोगों की मदद करने के लिए। जो उनके जो लड़ाई हमारे महापुरुषों का आंदोलन वो यहाँ तक लेके आए, बाबा साहब जहाँ तक लेके आए, फिर काशीराम साहब जहाँ तक लेके आए, और जो आगे बाकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी सुख सुविधा उनके जीवन में नहीं आई है, उस आंदोलन को पूरा करने के लिए, माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अभी चंद्रशेखर आजाद जैसी आवाजों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मुझे जिंदगी दी। हम लोग जुकाम में कोरोना में मर गए, और अभी भी मेरी जान को लेने के लिए तमाम तरह की जो है खबरें मेरे पास आती रहती हैं कि वहाँ वो प्लान कर रहा है, वहाँ वो कोशिश कर रहा है, वहाँ उनको पैसे दे रहा है। इन सब चीजों के बाद जो भी मैं मानता हूँ कि भाई मुझे काम तो करना ही है, मैं घर के डर के तो बैठ नहीं सकता। नहीं, सुरक्षा के बारे में नहीं आप नहीं सोचते? सरकार देखिए, आप पर गोली चली, कुछ समय के लिए आपको सुरक्षा दी गई, लेकिन इतना खतरा है और आप दलितों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, खासतौर यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आपके पास सुरक्षा क्यों नहीं है? सब ये तो सरकार बता सकती है। यहाँ तो सुरक्षा आजकल जो है वो 60 गार्ड से मिल जाती है। या फिर अगर मैंने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी RTA लगाई है, मैंने हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि उनको दोबारा उन पर हमला हो सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे मेरे जो है सूत्रों ने और साथियों ने बताया।
उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं दे रही तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इंतजार कर रही है कि आदमी नहीं मर जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे एक बार हुआ क्या, बड़ी अच्छी स्टोरी आपको बताता हूँ जी। मैं 2 अप्रैल 2018 का समय था, मैं जेल में था। बहुत सारे लोगों पे झूठे मुकदमे जेल हो गए क्योंकि बड़ा आंदोलन हुआ था, हमने बहुत प्रयास किया था आंदोलन सफल बनाने के। तो मैंने भूख हड़ताल की, 8 दिन भूख हड़ताल की। तो फिर भूख हड़ताल के बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो मेरे बड़े भैया आए, उन्होंने मुझे एक बात बड़ी समझाई कि सरकार चाहती है आप मर जाओ और आप खुद ही मरना चाह रहे हो। अगर आपको कोई मारेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल जाएगा, उसको सजा मिलेगी। और आप खुद ही मर जाओगे तो सरकार का तो सारा काम आसान हो जाएगा और सोसाइटी भी डिमोटिवेट हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वो काम मत करो जिससे सरकार को खुद में खुद फायदा हो, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। उस दिन मुझे समझ आया कि सरकार तो चाहती है कि मेरे जैसे व्यक्ति ना हो। जब मेरे जैसे व्यक्ति नहीं होंगे तो जो जुल्म हो रहा है उसको कौन रोकेगा, कौन लड़ेगा अन्याय के खिलाफ, कौन लड़ेगा दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की लड़ाई। जो जुल्म हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठाएंगे तो रुकेगा कैसे? कोई सवाल नहीं पूछेगा तो करने वाले की टांगे कैसे कांपेगी? जब तक ये डर नहीं होगा कि जेल जाना पड़ेगा और जो है सजा होगी। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं जानता हूँ ये लड़ाई आज नहीं तो कल आगे बढ़ेगी। और फिर निडर और बेखौफ होकर आप समझ लो, जब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, जेल मुकदमे में डरता, 16-16 महीने जेल काटी, 2 बार तिहाड़ देख ली, अब काहे का डरना? मौत तो एक दिन आएगी, मौत की परवाह करके अगर अपने जो अपना किरदार है उससे समझौता कर ले तो फिर बचेगा क्या? गुड। एक बात और समझने की है और ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आजकल का जो चुनाव है हम लोग देख ही रहे हैं, वो संसाधन बहुत अधिक उसमें लगाए जा रहे हैं, पैसा बहुत अधिक झोंका जा रहा है। और आप जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपकी स्थिति वो बहुत मजबूत लोग हैं, धनाढ़ से तो मजबूत है ही, दूसरे कारणों से मजबूत है। आपको लगता है कि आप जो है इस संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं? देखो, मैं संसाधनों कमी से जूझ रहा हूँ इस बात को इसलिए भी समझो कि अभी तक मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय नहीं बना पाया। मैं सब चीजों से दरकिनार करके कहता हूँ मैं किसी भी चीज से जूझ रहा हूँ, मगर कहते ना सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। मैंने बिना इन कम संसाधनों में भी, बताओ, जो स्थापित पार्टियां हैं, जो पैसे वाली पार्टियां, क्या उनके प्रत्याशी से आगे चंद्रशेखर आजाद नहीं चल रहा है? नहीं मतलब यही दिख रहा है। ये हिम्मत का मामला है और ये हौसले का मामला है। हौसले चंद्रशेखर आजाद के बहुत मजबूत है और चंद्रशेखर एक ऐसी निडर आवाज है जिसको सीबीआई इनकम टैक्स द्वारा डराया जा सकता, जिसको जेल मुकदमों के डर से रोका जा सकता। अगर कहीं भी अन्याय होगा तो चंद्रशेखर को मुखरता से सरकार को सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। मैं इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो जुल्म हो रहा है वो होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं कोई तनख्वाह पेंशन के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे एमपी एमएलए बनना था, सुख सुविधा चाहिए थी, बहुत राजनीति करने के लिए बहुत दल थे, मैं ये दल ना बनाता क्योंकि दल में विचार है और विचार के आधार पर हम इस सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं, इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए विचार छोड़ के मैं कोई काम नहीं करता। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए चूंकि आप आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे भारत में आपका नेटवर्क है, आप पूरे देश में राजनीति करते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इवन तेलंगाना में भी आपका बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल आप हैं। तेलंगाना में मुख्यमंत्री से भी आप मिले थे। सवाल यह है कि आजकल जो है वो थोड़ी सी भाषा जो है वो आकाश साहब की बदली है। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने प्रवीण कुमार साहब को तो कहा कि वो छोड़ के चले गए क्योंकि विरोधियों ने बहका लिया, लेकिन आपके लिए उन्होंने पहली बार सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और ये नाम न लिख करके कहा कि हमारे एक युवा साथी। देखिए ऐसा है मेरे भाई, और वो मुझसे सीख रहे हैं कुछ। मैंने उनको सिखाया कि किस तरह से व्यवहार आदमी का, राजनीति अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह, अपने व्यवहार को खराब नहीं करना चाहिए, अपना अपनी छवि खराब हो जाएगी। एक बड़ी बात यह है कि जिस आरएस प्रवीण कुमार की आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छे, मैं उनको बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूँ। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन भी की। उससे पहले उन्होंने मुझसे बात की थी। अब सवाल ये है, आपने जब उनको ज्वाइन करा तो आपने बहुत जय जयकार की कि देखिए एक आईपीएस ने ज्वाइन कर लिया, एक आईपीएस ने ज्वाइन कर लिया। चंद्रशेखर तो देखो, चंद्रशेखर तो बातें करते हैं, आईपीएस ने ज्वाइन कर लिया, एक सिटिंग आईपीएस ने जो है आईपीएस की नौकरी छोड़ दी। अब क्या हुआ? जब मैं गया था उन्हीं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, वो भी उनके इन्विटेशन पर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आके आप हमारी योजनाएं देखिए, हम क्या क्या योजनाएं दलितों के लिए चला रहे हैं, किसानों के लिए चला रहे हैं। मैं देखने चला गया तो तब आपने कहा कि चंद्रशेखर तो संविधान विरोध से मिले। अब वो आईपीएस साहब ही चले गए उधर, अब वो संविधान विरोधी नहीं रह गया। और उन्होंने एक आरोप भी बड़ा मजेदार लगाया कि भाजपा के इशारे पे गठबंधन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा। तो इसका अब बसपा इसका जवाब दे, क्या उन्होंने भाजपा के डर से गठबंधन तोड़ा वो वाला, या जो आईपीएस प्रवीण कुमार झूठ बोल रहा है, या जो है बसपा के लोग झूठ बोल रहे हैं? इसका जवाब जो है अब बसपा को देना चाहिए, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आकाश मेरे छोटे भाई है, मैं उनको यही समझाऊंगा कि राजनीति अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है,
समाज अपनी जगह है, हमें कोई भी इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए कि बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि राजनीति में कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए, बहन जी ने एक दिन कहा था कि राजनीति में कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए, तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं कभी नहीं, मैं विरोधियों को भी नहीं कहता, मैं कभी मोदी जी के लिए अपशब्द नहीं कहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं कहता हूँ। मैं बेसिकली, आप समझो, राजनीतिक विचारों की, व्यवहारों की और राजनीति के साथ जो नीति है, उस नीति को कामयाब करके अपने लोगों को अवसर देने के लिए राजनीति है, ना कि किसी को गाली देने के लिए राजनीति। मैं किसी को गाली देना नहीं चाहता, और मैं ये भी चाहता हूँ सब लोग मिलते हो। कोई कहता है कि साहब हम कपड़ों से पहचान लो, बताओ इस देश में, और प्रधानमंत्री जाके वहां शेखों साहब से मिलते हैं बड़े गले लग के, और यहाँ के मुसलमानों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये वफादार है। मैं फिर कहता हूँ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, स्टडी के उसमें मुझे के दौरान मुझे जानकारी हुई कि यहाँ के पहले जो बड़े स्थापित नेता थे उस समय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अड़ गए इस बात पे कि उन्होंने समझाया जो मुस्लिम लीडर थे उनको कि भाई आप जो है अगर हमारा साथ दोगे तो हम आपको जो है आपकी सारी मांगों को सपोर्ट करेंगे, बस आपसे ये निवेदन है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर की मांगों का समर्थन मत करें। लेकिन उस समय के लीडर्स ने कहा, जो मुस्लिम लीडर थे, कि भाई हम डॉक्टर अम्बेडकर का साथ इसलिए देंगे कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज है, और इस्लाम में जो हक की बात होती है, जो जायज बात होती है, कभी उसकी जो है ना, उसकी वो एक शब्द है बहुत प्यारा सा कि उसका विरोध नहीं किया जाता, मुखालफत नहीं की जाती अगर बात जायज हो। तो सच बात है कि वहां जाति के आधार पर भेदभाव होता है, इसलिए हम जो है इस डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध इस बात पे नहीं करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर गलत, डॉक्टर अम्बेडकर सही कह रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम झूठ बात नहीं कहेंगे। ये बात अंग्रेजों के सामने, ये बात उस समय के नेताओं ने कही, मैंने स्टडी में पढ़ी। तो आप इस बात को समझो कि ये जो किरदार है ये साबित करता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। जी, बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद साहब से हमने बात की है, और अभी भी शाम के 6 बज रहे होंगे और अभी 5 कार्यक्रम उनको और करने हैं। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ, और नेताजी की कारगुजारी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।